हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के 50 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। नहीं, लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दोस्तों जो हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे और सारे जो आपके अतिलघुतरी क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे। यहीं से आपके पेपर में देखने को मिलेगा और आसान शब्दों में वित्त उदाहरण के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर इसके बाद 25 क्वेश्चन और कवर करेंगे, फिर इसके बाद 10 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले महा मैराथन क्लास। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसके बारे में उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप कॉपी अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। सवाल ये दोस्तों कि कॉपी कैसे लिखा जाए, किस प्रकार से लिखें कि नंबर हमें अच्छा मिल जाए। देखिए, इकोनॉमिक्स में 100 में 100 नंबर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 100 में 100 नंबर मिल सकता है, बशर्ते कॉपी अच्छे तरीके से लिखा गया हो। विथ डायग्राम न्यूमेरिकल अच्छे से प्रेजेंट करिए, आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। यहां तक तो पहले आपको क्वेश्चन से हेडिंग बना लेनी है। ठीक है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यहां तक हेडिंग बन जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप यहां पे लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, जैसे उत्पादन, वितरण और कीमतें सरकार निर्धारित करती हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए कि केंद्रीकृत, देखिए लिखा है सेंटर। मैं आपको इस वीडियो में बनाकर कैसे लिखे, जब कुछ समझ में नहीं आएगा पेपर में तो बनाकर कैसे लिखे ये भी बता दूंगा। तो अब पहले आप क्वेश्चन को देख लिए हैं, अब इसके बाद जो है अब थोड़ा सा इसको सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, तो केंद्रीकृत, केंद्रीकृत का मतलब कि केंद्र की बात हो रही है, यानी केंद्र सरकार की बात हो रही है। योजनाबद्ध का मतलब किसी भी काम को करिए तो योजनाबद्ध तरीके से करिए, प्लानिंग बनाकर करिए। आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप एक प्लानिंग बना लीजिए कि कितना पढ़ना है, कितना घंटा किस सब्जेक्ट पे देना है, एक प्लानिंग बना लीजिए। अगर प्लानिंग के अनुसार करेंगे दोस्तों, कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर सकता है, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं है भैया, कोई योजना ही नहीं है, तो आप ऐसे जाएंगे, फिर इसका मतलब ये है कि फॉर्मेलिटी अदा हो रही है, तो आप लटक भी सकते हैं, यानी फेल भी हो सकते हैं, बस नॉर्मल पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है, टॉपर की श्रेणी में आना है, तो आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। सरकार क्या करती है? प्लानिंग बना के काम करती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था देश की है जिसमें केंद्र सरकार नियंत्रण करती है और योजना बनाती है, काम करती है उस पे। जैसे कि उत्पादन कितना किया जाए, किसके लिए किया जाए, क्या किया जाए उत्पादन, ये डिपेंड करता है सरकार पे। ठीक है, दूसरी बात ये है वितरण। वितरण का डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, यानी वितरण कैसे, क्या हमें किस क्षेत्र में कितना हमें जो है योगदान देना है, कितना हमें पूंजी लगानी है, कितना कहां पे क्या करना है, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट सरकार के द्वारा तय किया जाता है। और कीमतें जो होती हैं वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है कि कितना कीमत होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम मंगाया गया विदेश से और भारत में जब पेट्रोलियम आएगा तो तय किया जाए कि उसकी कीमत कितनी होगी, तो वो तय होता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप में अगर हम बात करें तो सोवियत संघ, चीन में यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध या अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। कुल उपयोगिता, ठीक है, आइए देखते हैं। कुल उपयोगिता कुल संतुष्टि होती है। कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल संतुष्टि होती है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित संख्या में वस्तुओं और जो है सेवाओं को उपभोग से मिलती है। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया कोई बात नहीं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए, अगर आप 3 आइसक्रीम खाते हैं, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि अगर आप 3 आइसक्रीम खाते हैं और पहला आइसक्रीम खाने से आपको
10 यूनिट संतुष्टि मिलती है। यानी आप 3 आइसक्रीम खाते हैं, जैसा आप पहले खाए हैं, पहला जैसा आइसक्रीम खाएंगे तो आप मान लीजिए आपको 10 यूनिट संतुष्टि मिली, आपको मतलब कि 10% मान लो आपको तृप्त हो गई भैया कि हमें खा के मजा आ गया, ठीक है, एक और चाहिए। तो आप जब दूसरा वाला आइसक्रीम खाने जाएंगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना आप पहले वाला खा के मजा आया था। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे जैसे आप अपनी वस्तु की जो जो वस्तु है आप उसकी मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, आपकी तुष्टि गुण जो है वो कम होती चली जाएगी। यानी कुल उपयोगिता हमें उस कुल जो इकाई होता है कितना मिला, जैसे यहाँ पे 10 यूनिट मिला, जब पहला वाला खाएं 10 इकाई मिला, जो दूसरा वाले खाए वहां से 8 इकाई मिला, तीसरा वाला खाए तो 6 इकाई मिला, टोटल हमें 24 यूनिट मिला। तो 24 यूनिट क्या है? ये कुल उपयोगिता है, यानी कुल संतुष्टि, कुल तृप्ति हमें कितना मिला, ये हमें कुल उपयोगिता बताता है। तो इसमें फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कीमत बढ़ती चली जाती, कीमत नहीं, जैसे से वस्तु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसकी जो तुष्टि गुण होती है ना, तुष्टि गुण कम होती चली जाती है। जैसे यहाँ पे पहले जब हम खाएं तो 10 इकाई थी, दूसरी खाएं तो 8 इकाई थी, तीसरी इकाई तो 6 इकाई थी, टोटल हम 24 यूनिट, ये क्या है? कुल तुष्टि गुण या कुल उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, फ्लो चार्ट बना सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो उत्पादन फलन क्या होता है? तो देखिए, उत्पादन फलन वह संबंध है, क्या है? वह संबंध है जो किसी उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट जैसे श्रम व पूंजी आदि या आउटपुट के बीच होता है। अब सिंपल भाषा में इसको समझते हैं, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है और 2 श्रमिक हैं जिसमें 10 यूनिट उत्पादन होता है। यानी एक मशीन पर 2 श्रमिक काम करते हैं जिसमें 100% या 100 इकाई जो है उत्पादन होता है। तो ये इकाई क्या है? ये उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जितना आप वस्तु लगाए हैं उसमें और जितना वस्तु उत्पादन हो रहा है, जितना वस्तु उत्पादन हुआ वो आपका उत्पादन फलन है। ठीक है, मान लीजिए किसी दुकान में आपने 1000 रुपया लगा दिया, 1000 रुपया लगाया है, आपने किसी वर्कर को रखा है, ठीक है, मान लीजिए 500 रुपये उसको आपने दिया और 1000 रुपये तो आपका हो जाएगा 1500 टोटल हो जाएगा। ठीक है, 1500 हो गया। अब 1500 के बाद जितना आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा वो उत्पादन फलन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता बताइए। तो पूर्ण जो प्रतियोगिता है इसकी मान्यताएं क्या हैं? आइए बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता होती क्या है और इसकी मान्यता क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं इसको। तो पहला पॉइंट है पूर्ण प्रतियोगिता की जो मान्यताएं हैं, पहला पॉइंट इसमें ये भैया कि कई विक्रेता और खरीदार होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता तब होती है, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए। अब कंपटीशन कब होती है? जब कई विक्रेता और खरीदार होते हैं। जैसे आप मार्केट में गए हो, बाजार में गए हो, मान लीजिए वहां पे कोई एक दुकान है, जैसे सब्जी की दुकान है, सब्जी की दुकान मान लीजिए 5 मार्केट में है, ठीक है, फल की दुकान मान लीजिए 2 हैं और जो जनरल दुकानें मान लीजिए 10 दुकानें हैं, ऐसे से सब दुकानें वहां पे है। तो जितना वहां पे विक्रेता होंगे और जितना खरीदार होंगे, ठीक है, जितना खरीदार होंगे, उन दोनों में जो भी प्रतियोगिता पाई जाती है उसी को पूर्ण प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है सभी उत्पाद समान होने चाहिए। जो उत्पाद है वो समान होने चाहिए, ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है। जैसे मान लो मार्केट है तो एक होता है ना सब्जी मंडी, एक होता है फल मंडी। तो सब्जी मंडी फल मंडी मतलब क्या होता है? सभी उसमें सब्जियां ही दिखाई देंगे। फल मंडी में क्या है? सभी वहां पे प्रकार के फल ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या है? सभी उत्पाद समान है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है और कई विक्रेता कई खरीदार होते हैं, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, किसी एक विक्रेता के पास कीमत तय करने की शक्ति नहीं होती है। मतलब अगर मार्केट में कोई अगर एक दुकान हो, किसी चीज की अगर एक दुकान हो तो वो भाई क्या करेगा ना, अपना दाम तय करता है, जितना उसको मन कहेगा उतना बेचेगा। लेकिन अगर कई विक्रेता हो, कई बेचने वाले हों और कई खरीदार हों तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो कीमत होगी वो विक्रेता पर निर्धारित नहीं होगी, वो कीमत बाजार तय करता है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई आलू बेचेगा 30 रुपए में, कोई बेचेगा 25 रुपए में, कोई बेचेगा 35 रुपए में। तो मार्केट तय करता है कि प्राइस क्या होगी। ठीक है, आगे देखिए, बाजार में प्रवेश और बाहर जाने में कोई
बाधा नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में अगर कोई भी मार्केट में आप जैसे कोई दुकान लगाना चाहते हैं तो आप कहीं भी दुकान लगा सकते हैं, बाजार में प्रवेश और बाहर जाने में कोई बाधा नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ मान्यताएं हैं जिसको यहाँ पे लागू किया जाता है। तो आसान से शब्दों में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में। अगर आपसे पूछेगा जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो इसके बारे में लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद एक देश के भीतर एक निश्चित अवधि में निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो है कुल मूल्य, ये आपका जीडीपी होता है, ठीक है। समझ में आया? कोई बात नहीं आया तो सिंपल भाषा आपको समझाएंगे। मैं एक बात और आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए किसी एक देश में, ठीक है, ध्यान से बात को समझेंगे, किसी एक देश में किसी एक वर्ष में, ठीक है, किसी एक देश में किसी एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन होता है उन सब के जो मौद्रिक मूल्य होता है, जो पूरा मूल्य होता है, उसी को सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। एक देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन सबका जो पूरा मौद्रिक मूल्य होता है उसी को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर भारत में एक साल में 1000 कारों का निर्माण किया गया, प्रत्येक कीमत जो है उसकी 5 लाख रुपए है, तो जीडीपी क्या हो जाएगी 1000 गुणे 5 मतलब 5 लाख कार है, तो इसमें कितने हो जाएगा भैया, देखिए भाई इतना पैसा हो जाएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 50 करोड़ रुपए यहाँ पे हो जाएगा। तो 50 करोड़ क्या है, जीडीपी है। यानी एक साल में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उन सबका पूरा मौद्रिक मूल्य जोड़ा जाएगा, जितना आएगा वही जीडीपी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 50 करोड़ जो है आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार फिर से बताइए कितना लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे उपभोग फलन का जो है उपभोग फलन क्या है। तो उपभोग फलन क्या है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेना उपभोग फलन, यहां तक बन जाएगा हेडिंग, ठीक है। स्मार्ट आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन से हेडिंग बनानी है और उसके बारे में आंसर को लिखना है। तो देखिए उपभोग फलन वह संबंध जो किसी व्यक्ति समाज के उपभोग स्तर या आय स्तर के बीच होता है। उपभोग फलन, अभी हम लोगों ने उत्पादन फलन को देखा था, अब यहाँ पे उपभोग फलन है। जो वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं, जो वस्तु क्या कर रहे हैं हम उपयोग कर रहे हैं, वो उपभोग स्तर और आय के स्तर को बताती है। सिंपल भाषा में कहा जाए, उदाहरण के तौर पे आप समझ पाएंगे, अगर किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपए है, ठीक है, किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपए है, वह 8,000 रुपए खर्च करता है, तो उपभोग फलन ये है, दिखाएगा कि कितनी आय पर कितना खपत हो रही है। मतलब सिंपल भाषा में कहें, अगर आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं, 1,000 रुपए में जितना आप खर्चा कर देंगे आपने उपभोग कर दिया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उपभोग फलन वो होता है जितनी आय होती है और जितना खर्चा करते हैं, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसी को उपभोग फलन के नाम से जानते हैं। ऐसे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप समझ जाओगे ना तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो और अच्छे से डायग्राम भी बना सकते हो और अच्छे से उदाहरण देकर समझा भी सकते हो। इसीलिए हर क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे उदाहरण लेकर आऊं ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं। नगद आरक्षित अनुपात, कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जो समझ में नहीं आता कि आखिर पूछ क्या रहा है, तो आपको समझ में तब आएगा जब इसको थोड़ा सा डिटेल में और एक बार दो बार पढ़ेंगे। नगद आरक्षित अनुपात की बात हो रही है, ठीक है। नगद मतलब जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, नगद लेते हैं, एक उधार लेते हैं, तो आप पैसा जब देकर लेते हैं तो क्या हो गया, नगद हो गया, ठीक है। आरक्षित का मतलब क्या होता है, आरक्षित का मतलब होता है किसी चीज को रिजर्व रखा जाए, आरक्षण दिया जाए उसको, ठीक है। और वैसा कोई अनुपात, कोई ऐसा रेशियो निकालना हमें जो हम नगद आरक्षित को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, नगद आरक्षित अनुपात वह अनुपात है जो बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखता है। जो बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखता है, नकदी का मतलब उसके पास नोट के रूप में जमा होते हैं ताकि वह सभी ग्राहकों को निकासी अनुरोधों को पूरा कर सके। आप बैंक में जाओगे, जब बैंक में जाओगे पैसा बैंक के पास रहेगा तभी तो बैंक आपको पैसा देगा, ठीक है। अगर आप पैसा निकालने बैंक में गए हैं तो जब पैसा रहेगा भैया तभी तो जो है आपको वहां पे पैसा देगा बैंक वाला। पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे आपको
पैसा दे पाएगा बैंक वाला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नगद आरक्षण अनुपात का मतलब ये है कि जितना जो है नकदी बैंक अपने पास रखता है, ताकि जो है जो ग्राहक आए वो उनके अनुपात के बराबर जो है जो पैसा निकालना चाहते हैं 10,000 20,000 50,000 जो भी, उसके अनुपात में पैसा होना चाहिए, तो उसे नगद आरक्षित अनुपात के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल समझिए, अभी आपको थोड़ा क्लियर होगा। मान लीजिए कि यदि बैंक के पास 1,000 रुपए है और उसने 20% नगद आरक्षित अनुपात रखा है, तो उसका 200 रुपया नगद के रूप में रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बैंक के पास 1,000 रुपए है तो उसकी जो नगदी है, ठीक है, नगद के रूप में वो 200 रुपया रखेगा, 20% जो है नगद आरक्षित के रूप में अपने पास रख लेता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे से आप क्या समझते हैं? राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो देखिए, राजकोषीय यानी राज मतलब राजा, राज मतलब राजा। राजा कौन है? आज की डेट में राजा कोई नहीं है। राजा यानी शासन करने वाला, आज के में शासक होता है, पहले राजा होता था, अब शासन करता है कोई, तो नेता लोग शासन करते हैं तो वो शासक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटे का मतलब ये है कि जब राजा यानी सरकार के आय और व्यय का जो घाटा मतलब जो होता है, उसी को राजकोषीय घाटे के नाम से जानते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार खर्च से मतलब जो खर्च होता है उसकी आय जो है अधिक हो जाए, यानी खर्च जो होता है वो ज्यादा हो जाए तो घाटे में चला जाएगा। सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर सरकार की आय 10 लाख रुपए है और उसने 12 लाख रुपए खर्चा कर दिया है तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाएगा। और राजकोषीय घाटा कितना हुआ? 2 लाख रुपया हुआ। ठीक है, तो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सिंपल भाषा में। नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे, प्राथमिक घाटे से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक घाटा क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। प्राथमिक घाटा वह घाटा होता है जिसमें ब्याज का भुगतान शामिल नहीं होता है। यह केवल सरकार के खर्च और आय के बीच का अंतर होता है, इसमें ब्याज शामिल नहीं होता। प्राथमिक घाटे का मतलब ये है कि जो सरकार खर्चा करती है, जो सरकार की आय होती है, सरकार की आय मान लीजिए जो है 100,000 रुपए है और उसका जो खर्च है मान लीजिए 900 रुपए है। ठीक है, या मान लेते हैं कि उसका जो खर्च है वो 1100 रुपए है और उसमें कोई ब्याज वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि प्राथमिक घाटे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ ब्याज का भुगतान नहीं शामिल होता है, उसे प्राथमिक घाटे के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने बात करते हैं, मुद्रा की पूर्ति को परिभाषित कीजिए। मुद्रा की पूर्ति को परिभाषित करना है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुद्रा की पूर्ति का जो मतलब होता है भैया, सरकार का या केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में पैसा उत्पन्न करना। सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में पैसा उत्पन्न करना आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा नोट जारी करना। मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या है? मार्केट में अगर पैसे की कमी हो जाए तो पैसा मार्केट में जो है आना चाहिए, मतलब मार्केट में उतारना चाहिए पैसा, और वो पैसा जारी कौन करता है? पैसा छापने का काम जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नोट जारी करता है। जब मुद्रा की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए आरबीआई नोट छापने का काम करती है। ठीक है, मतलब वहां पे आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति कैसे की जाती है? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की बात हो रही है। एक राष्ट्र में कितना आय आता है, कितना कहाँ खर्चा होता है, ये हमें समझना है। तो राष्ट्रीय आय में लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे राष्ट्रीय आय और लिखेंगे इसमें, राष्ट्रीय आय किसी देश के एक निश्चित समय अवधि के भीतर सभी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन से प्राप्त कुल आय को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए एक परिवार है। ठीक है, एक परिवार है, परिवार में 10 लोग हैं, परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोगों में से जो है 5 लोग कमाने वाले हैं। ठीक है, 5 लोग कमाने वाले हैं, 5 लोग खाने वाले हैं। कहने का मतलब कि 5 लोग कमाने वाले हैं, बल्कि 5 लोग कुछ नहीं करते हैं, कुल मिला के 10 लोग खाने वाले हैं यहाँ पे हैं। तो परिवार में 5 लोग कमाने वाले हैं, तो जितनी 5 लोग की अलग अलग इनकम होगी उसको पूरा 1 साल के भीतर उसको जो है जोड़ा जाएगा कि कौन कितना कमाया है और कौन कितना कहाँ पे कैसे किस प्रकार से किस सेक्टर से आया है। तो जो पैसा आएगा
एक साल में इकट्ठा किया जाएगा पूरे परिवार का, वो वार्षिक आय यानी परिवार की वार्षिक आय हो जाएगी। जैसे परिवार की वार्षिक आय निकाले हैं, ऐसे ही जब किसी राष्ट्र का यानी किसी देश का हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो पूरे देश के भीतर एक निश्चित सीमा मतलब एक साल में पूरा तय किया जाता है कि कितना खर्चा मतलब कितना पैसा कहाँ कहाँ से आया है, कितना विदेश से आया है, कितना भारत के लोगों ने कमाया है, कितना कितना उत्पादन हुआ है, सब पूरा जोड़ के जो निकालते हैं उसी को कुल आय को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि किसी देश की जीडीपी मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए हैं तो उस देश की राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी, 10,000 जो है यहाँ पे राष्ट्रीय आय हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि जितनी जीडीपी होगी वही नेशनल इनकम होती है। तो जीडीपी आप समझ गए हैं और नेशनल इनकम भी समझ गए होंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। देखिए मांग की लोच क्या होती है, इसको डिफाइन करना है तो मांग की लोच को डिफाइन करते हैं। मांग की लोच यह बताती है कि कीमत में बदलाव के कारण, जो कीमत है उसमें परिवर्तन होने के कारण किसी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर वस्तु की कीमत जो है वो प्रभावित होती है, बढ़ती है, तो मांग भी घटती है। ठीक है, वस्तु कीमत बढ़ेगी तो मांग में कमी आती है, अगर वस्तु की कीमत जो है घट जाएगी तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, ये मांग का नियम कहलाता है। तो ऐसे ही अगर कीमत में कोई बदलाव होता है तो वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है ये तय होता है। अगला है, अगर किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाने पर मांग 20% घटती है तो उसे उच्च लोच कहते हैं। कहने का मतलब ये है, मांग की लोच का मतलब दोस्तों ये सिंपल भाषा में कहा जाए तो भैया जब मांग बढ़ेगी, मांग प्रभावित होगा ना तो कीमत प्रभावित होता है, और कीमत प्रभावित होगा तो मांग भी प्रभावित होता है। और यही लोच बताता है। अगर यहाँ पे देखिए ये उच्च लोच है, यानी कीमत यहाँ पे 10% बढ़ा दी जाए तो मांग 20% जो है घट जाती है, ये उच्च लोच हो जाएगी। अगर इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए, वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ाने के बजाय घटा दिया जाए तो मांग जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं। अनधिमान वक्र को जो है तटस्थता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए अनधिमान वक्र वह वक्र होता है जो विभिन्न वस्तुओं की मांग और मूल्य के संबंध को दिखाता है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कीमत है यानी मूल्य है। तो अगर कीमत बढ़ती है, ठीक है, कीमत मगर में कोई परिवर्तन होता है तो यहाँ पे जो मांग होती है वो भी कहीं न कहीं परिवर्तन होता है, और ये दिखाता है कि कितनी जो है मांग बदल रही है। तो कहने का मतलब किस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं अनधिमान वक्र का, और कैसे जो है ये इस प्रकार से ये घटता बढ़ता है ये भी आप इसमें दर्शा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो है वस्तु की मांग और जो मूल्य वो संबंध को दिखाता है। जैसा मूल्य होगा, जैसा कीमत होगा, वैसे ही जो है इसकी मांग प्रभावित होती है, कीमत प्रभावित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। यह कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, यही मांग का नियम है। अनधिमान वक्र आसानी से इसको फ्लो चार्ट बना के आप इसको जो है ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए व्यष्टि का मतलब क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म, माइक्रो। ठीक है, यानी माइक्रो। पहले अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो पहले सिम आता था, बड़ी सिम आती थी। सिम जो आती थी ना वो सिम होती थी बड़ी। ठीक है, बड़ी सिम होती थी। अब क्या हो गया, अब छोटा हो गया है, अब यहाँ पे माइक्रो सिम आने लगा है। ठीक है, माइक्रो सिम आने लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम माइक्रो सिम आ गया तो हम छोटी चीज का अध्ययन कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें व्यक्तियों, घरों या कंपनियों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हम इसमें किसी छोटे उद्योग का, किसी छोटे फर्म का, एक छोटे से बाजार का अध्ययन जब करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे उदाहरण में ले सकते हैं कि एक कंपनी के उत्पादन निर्णय, एक जो है परिवार का बजट, ये सब एक छोटी सी कोई कंपनी हो, कोई उद्योग करने वाला हो और उसमें छोटा सा व्यापार हो,
उसमें उसका अध्ययन, और परिवार की जो बजट होती है अगर उसको हम अध्ययन करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां नंबर क्वेश्चन है, आदर्शक अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इसको बारे में बताना है। तो देखिए आदर्शक अर्थव्यवस्था, ये सारे क्वेश्चन तो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आदर्शक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो हाँ देखिए, आदर्शक अर्थव्यवस्था में मूल्यांकन और सुझाव दिए जाते हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है कि मूल्यों के आधार पे आपका आंकन किया जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन, जैसे आपका जब कॉपी का जांच होगी तो कॉपी का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का मतलब जितना क्वेश्चन आप सही करेंगे उसमें आपको नंबर मिलेगा। तो नंबर या अंक के आधार पे, मूल्यों के आधार पे आपका आंकन किया जाए, आपको आंका जाए, आपको नापा जाए, तो उसे हम कहेंगे मूल्यांकन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आदर्शक अर्थशास्त्र में मूल्यांकन और सुझाव दिए जाते हैं, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। इसमें कह सकते हैं कि यह तथ्य के जो है बजाय मानकों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं सरकार को गरीबी कम करने के लिए अधिक खर्च करना चाहिए। तो जब सरकार अधिक खर्च करेगी तो हम उसके मूल्यांकन के आधार पे हम उसको परख सकते हैं कि कितना सरकार मदद कर रही है गरीबों को। उस प्रकार से हम एक आदर्शक अर्थशास्त्र कहते हैं कि आदर्श के रूप में, क्योंकि गरीबों की यहाँ पे जब सरकार मदद करेगी तो गरीबी भी कहीं न कहीं खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। इस प्रकार से हम आदर्श अर्थशास्त्र के अंतर्गत से अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, ह्रासमान उपयोगिता के नियम क्या है। ह्रासमान उपयोगिता क्या है तो उसको समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग बन जाएगा आपका ह्रासमान उपयोगिता नियम, और इसके बारे में लिखेंगे। ह्रासमान उपयोगिता नियम यह कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की खपत बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे किसी वस्तु की खपत बढ़ती है उस वस्तु की प्राप्त संतुष्टि उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझाएं तो आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। अगर आप पानी पी रहे हैं तो पहले गिलास में अधिक संतुष्टि मिलती है, जैसे प्यास लगी हो, आप पहला जब गिलास पिएंगे तो आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, आत्मा तृप्त हो जाएगी अगर ज्यादा प्यास लगी, खासकर गर्मी के महीने में। लेकिन जैसे ही आप दूसरा गिलास आप पीने जाएंगे तो संतुष्टि आपकी कम होती चली जाती है। जैसे भूख लगी है, अगर आपको भूख लगी है तो आप जो है ज्यादा, अगर भूख लगी है तो आप जब पहला रोटी खाएंगे तो पहली रोटी खाने से आपको ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। जब आप दूसरी रोटी खाना शुरू करेंगे तो उसके बाद तुष्टिगुण कम होती चली जाएगी। एक ऐसी अवस्था आती है जब तुष्टिगुण 0 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पूरी उपयोगिता पूरी हो जाती है, यानी अब रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है तो 0 भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ह्रासमान उपयोगिता क्या होती है, जब उपयोगिता घटती चली जाती है। ठीक है, उपयोगिता क्या चली जाती है, घटती चली जाती है, ऊपर से नीचे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ बनता मतलब नीचे ही बनता चला था, क्योंकि जो आपकी तुष्टिगुण होती है ना वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट, बाजार मांग वक्र क्या है। बाजार मांग वक्र की बात करें तो देखिए, बाजार है, मांग है, वक्र है। तो बाजार यानी मार्केट की बात हो रही, डिमांड की बात हो रही है, और कैसा वहां पे वक्र बनेगा, क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। बाजार मांग वह वक्र है, बाजार मांग वह वक्र है जो बाजार में किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की कुल मांग के बीच संबंध को दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बाजार मांग होती है, बाजार में किस वस्तु की क्या मांग हो रही है। जैसे कोई गाना वायरल होता है तो लोग उस गाने जो वायरल होता है उस गाने को डिमांड करते हैं, देखते हैं, सर्च करने लगते हैं कि कौन सा गाना वायरल हो गया है। तो लोग क्या करते हैं, जो मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा होता है वो लोग उसी को सर्च करके उसी को देखते हैं, तभी तो गाना और वायरल हो जाता है। ऐसे ही जो बाजार होता है ना, उस बाजार में ये तय किया था कि वस्तु की कीमत क्या है और वस्तु की जो मांग है उसके बीच का संबंध क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दिखाते हैं कि बाजार मांग तब बनता है जब वस्तु की कीमत और मांग जो होती है उसके संबंध को दिखाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए आगे, आमतौर पर मांग वक्र नकारात्मक ढलान होता है, यानी कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है, घटती है।
कुछ फार्मूले ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप समझ जाओगे एक बार तो वही चीज लगभग हर चीजों पे लागू होती है। ठीक है, तो जैसे कीमत बढ़ेगी, मार्केट की बात अगर आ रही है तो उसमें कीमत और जो है मांग पे डिपेंड करती है कि कितना उसका कीमत है और कैसे मांग होगी। वो डिपेंड करता है कि उसकी मांग कैसी है और डिपेंड करता है उसकी कीमत कैसी है, उसी पे आधार पे बाजार मांग तय होता है। वैसे ही आपका वक्र बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। अब साधन लागत क्या है, राष्ट्रीय आय को तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है, इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन उन सभी साधन की लागत आधार पर किया जाता है जो उत्पादन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम राष्ट्रीय आय तय करते हैं, यानी एक देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सबके जो मौद्रिक मूल्य होते हैं उसी को तो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो जो साधन लागत है, उसका साधन जो लागत है उसकी आधार पे जब हम तय करते हैं तो यहाँ पे साधन लागत राष्ट्रीय आय उसे कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय होता है उसका मूल्यांकन सभी साधन के जो लागत होते हैं, यानी मान लो कोई साधन पे लागत लगी है, मान लो 1000 रुपये लगा है। ठीक है, तो जो लागत लगा है उसी को उत्पादन जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। कितना लागत लगी है, कितना फिर बेनिफिट मिलेगा, ये पूरा उसमें तय किया जाता है कि कितना हम वस्तु कीमत उसमें लगाए हैं, फिर उसके बाद कितना हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। आगे बात करते हैं राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा एक ही चीज होता है, कोई अलग नहीं होता है। ठीक है, राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की राजस्व आय और राजस्व जो आय होती है उससे खर्चा ज्यादा कर दे। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके जेब में 1000 रुपए हैं, ठीक है, आप जो है 1200 रुपये खर्चा कर दिए हैं, इसका मतलब 200 रुपये आप कर्जे में चले गए हैं, तो इसका मतलब आपका घाटा हुआ है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों यारों में। नहीं, यहाँ पे उदाहरण में दे सकते हैं कि यदि सरकार के 5 लाख रुपए मिलते हैं और खर्च 7 लाख रुपए करती है तो राजस्व घाटा 2 लाख रुपए के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। यहाँ से सवाल दोस्तों जरूर बनते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करें तो देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, आमतौर पर यह आर्थिक मंदी के दौरान होता है। सिंपल भाषा में कहें कि बेरोजगारी समझ में आता आप लोग को, वो व्यक्ति जो काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम ना मिले, जो प्रचलित मजदूरी दर मार्केट में चल रही है, अगर उस पर काम करने के इच्छुक हो, स्वस्थ हो, काम करना चाहता हो और उसे काम ना मिले तो अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसान के इच्छा के अनुसार रोजगार नहीं मिलता, ये भी कह सकते हैं जब किसी को कोई इच्छा के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। इंसान बहुत चाहते होते हैं, इंसान के पास बहुत लोग होते हैं कि मान लो कि कोई जो है तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, मान लो एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, टीचर की तैयारी कर रहा है, या मान लो कोई एक टारगेट बना लेते हैं, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है मान लेते हैं। ठीक है, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, अब वो टीचर की तैयारी कर रहा है लेकिन वैकेंसी टीचर की नहीं आ रही, तो इसका जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद वो अगर मान लो भविष्य में कोई जॉब पा जाता है तो बिना इच्छा के, यानी इच्छा तो नहीं थी लेकिन मजबूरी थी कि भाई कोनो मिल जाए नौकरी, है ना, उसमें हम कर लेंगे, तो ही कभी कभी ऐसे लोग नौकरी पा जाते हैं जिनकी इच्छा ही नहीं करती है करने की। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब लोग अपनी इच्छा के अनुसार कोई जॉब ना पाए तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी बजट क्या होती है। देखिए, अपनी भी बजट बनाने चाहिए, सरकार तो अपनी बजट बनाती है। जैसे परिवार होता है, अपने परिवार में लोग बजट बनाते हैं, कितना कहाँ पे खर्चा हो, कितना फीस जमा करना है, कितना दवाई के लिए रखना है, कितना जो है घर के लिए रखना है, कितना राशन पानी के लिए रखना है। ये सारे जो बजट बनाते हैं वो क्या होता है, परिवार बजट होता है। लेकिन जब सरकार बजट बनाए तो उसे सरकारी बजट के नाम से जाना जाता है। सरकारी बजट एक दस्तावेज होता है जिसमें सरकार अपनी आय और खर्चों का विवरण देती है कि सरकार के पास कितना आया, मतलब जो इनकम है। अगर बात करें सरकार के पास आय कहाँ से आती है, तो जो टैक्स वगैरह दिया जाता है ना, वो टैक्स जो देते हैं वही टैक्स जो है सरकार के पास आय के रूप में जाती है। फिर उसी टैक्स को सरकार क्या करती है, अलग अलग जगह पे खर्च करती है।
ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, यह सरकारी नीति और आर्थिक योजनाओं को दर्शाता है। तो सरकारी बजट का मतलब सरकार अपना लेखा जोखा तैयार करती है हर साल। देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी पूरे कमाई होती है, खर्चा होता है, उस पे कमाई और खर्चा को देखा जाता है, कितना कमाई हुआ कितना खर्चा हुआ। सरकार भी अपना ऐसे बजट निकालती है, कितना आय उसके पास आया है और कितना खर्चा हुआ है। इनका लेखा जोखा सरकारी बजट के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तनीय अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं। परिवर्तनीय अनुपात के नियम, सेंटेंस इतना ऐसे दे देता कि लगता कि भाई क्या क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें, लेकिन एक बार जब समझ जाएंगे तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। परिवर्तनीय लिखा है ना, परिवर्तन मतलब बदलाव की बात हो रही है। अनुपात, अनुपात यानी रेशियो की बात हो रही है, और ऐसा कोई नियम है जिसमें कुछ मात्रा में बदलाव हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कुछ आपको धुल्ला धुल्ला यहाँ पे समझ में आ रहा है। आंसर बात पढ़ लेंगे तो और समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, यह नियम कहता है, कौन सा नियम, परिवर्तनीय अनुपात नियम कहता है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक साधनों का अनुपात समय के साथ बदल सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो जो अनुपात है, उसके जो संसाधन है उस समय के साथ बदल सकते हैं। आज उसकी दाम कुछ है, कल दाम उसकी कुछ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि महंगाई घटती बढ़ती रहती है, ज्यादातर बढ़ती ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु कीमत आज 100 रुपए है, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में वो 500 रुपए के भी हो सकती है। तो कहने का मतलब वही है कि जो समय है ना, समय के साथ क्या होता है, संसाधनों के अनुपात में बदलाव होते हैं। जो आपके पास संसाधन है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन तो होगा ही, कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा ही, यानी कम होगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए बैंक में पैसा रखे हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए पैसा है, ठीक है, उसमें आप जमा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निकाल रहे हैं, तो क्या परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा, पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें पैसा जमा भी कर रहे हैं, पैसा निकाल भी रहे हैं, तो बदलाव भी होगा और कुछ ना कुछ परिवर्तन भी होगा, यानी घटेगा बढ़ेगा। तो पूरी प्रक्रिया जो है परिवर्तन अनुपात के नियम के नाम से जानी जाती है। जैसे कह सकते हैं, जैसे से तकनीकी सुधार होते हैं, उत्पादन में अधिक संसाधन उपयोग किए जाते हैं। जैसे से टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ रही है, इंसान क्या कर रहा है, जैसे कृषि में देख लीजिए, कृषि में अगर देखा जाए, खेती में तो बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं, हर चीज की मशीन आ चुकी है। धान काटने वाला, धान बैठाने वाला, और उसके बाद जो है गेहूं काटने वाला, गेहूं दाने वाला, हर चीज की मशीन आ चुकी है। आलू बैठाने वाला, आलू खोदने वाला, हर चीज की मशीन आ चुकी है। तो कहने का मतलब है कि तकनीकी जैसे से तकनीकी में सुधार होते हैं, उत्पादन के संसाधनों में भी जो है कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलते हैं। कम संसाधनों में अधिक उत्पादन जो है अब किया जाने लगा है। बहुत सारे जो है रासायनिक खादों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लोग उत्पादन करना चाहते हैं और उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रत्याशित निवेश क्या है। सेंटेंस देख लीजिए, कितना शुद्ध हिंदी लिखा है, प्रत्याशित निवेश। तो प्रत्याशित निवेश क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भैया इसके बारे में। प्रत्याशित निवेश वह निवेश है, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, पैसा जैसे बैंक में जमा करते हैं ना, ऐसे आप पैसा कहीं लगाते हैं तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, जो आर्थिक परिस्थितियों और सरकारी नीतियों के आधार पर भविष्य में किया जाता है। प्रत्याशित निवेश का मतलब अगर सिंपल भाषा में कहा, जैसे लोग जीवन बीमा कराते हैं, LIC वगैरह कराते हैं, बहुत सारी चीजें और भी कराते हैं, ठीक है, FD कराते हैं, ये सब कराते हैं, तो उससे क्या होता है, भविष्य के लिए जो है अपने कोई एक ऐसी पूंजी जमा करते हैं जो उनको भविष्य में काम दे। तो ऐसी यहाँ पे क्या होता है, कुछ निवेश ऐसे होते हैं जो अपने भविष्य के लिए हम अपने बचा करते हैं। जैसे गुल्लक होता है, गुल्लक में लोग पैसा जमा करते हैं, तो गुल्लक में पैसा जमा करते हैं, भविष्य में पैसा जब ज्यादा होता है गुल्लक फोड़ते हैं, फिर लगता है भाई पैसा बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब ज्यादा हो चुका है यहाँ पे, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, उस गुल्लक में। ऐसे कुछ जगह पे होते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रत्याशित निवेश कहने का मतलब ये है कि जो भविष्य के लिए अपने लिए सरकार करती है, वो सरकारी नीतियां प्रत्याशित निवेश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सम सीमांत उपयोगिता के नियम क्या है। तो सम सीमांत उपयोगिता के नियम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यह नियम कहता है, कौन सा, सम सीमांत नियम कहता है कि उपभोक्ता अपनी कुल उपयोगिता जो है, उपभोक्ता कुल उपयोगिता
अधिकतम करने के लिए अपनी आय को इस प्रकार जो है वितरित करता है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता यानी अंतिम इकाई से प्राप्त संतुष्टि के समान हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सम सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति है अपनी कुल उपयोगिता का, ठीक है, जितनी वस्तु वो उपयोग किया है, कुल उपयोगिता का जो अंतिम इकाई होती है, अंतिम इकाई से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, वो उसकी सम सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने 5 रोटी खाया, ठीक है, तो 5वें रोटी से जो आपको संतुष्टि मिलेगी, गौर फरमाएंगे थोड़ा सा, 5वें रोटी के 5वें रोटी जो खाएंगे, जब उसके बाद जो संतुष्टि मिलेगी 5 रोटी के बाद, वो आपका सीमांत उपयोगिता या सीमांत तुष्टि गुण या सीमांत संतुष्टि के नाम से जानी जाती है। तो अंतिम इकाई से जो प्राप्त संतुष्टि होती है वो उसके समान होती है, तो उसे सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है यहाँ पे कि लागत से आप क्या समझते हैं। लागत क्या होता है? तो देखिए लागत को समझते हैं। लागत वह राशि है, लागत क्या है? राशि है। राशि का मतलब कह सकते हैं कि भैया आपने कोई दुकान खोला, कितना लागत लगा दिया है। राशि नहीं, कुछ तो आपका अमाउंट होगा, जो राशि आपने लगाया, जो लागत आपने लगाई है, वही चीज कह रहा है यहाँ पे, जो किसी वस्तु या सेवा उत्पादन में की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कोई भी दुकान खोला है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो कितना आप लागत लगाए हैं उस चीज में, वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु की जो वस्तु सेवा का उत्पादन होता है उसमें लागत शामिल होती है। श्रम, कच्चे माल और अन्य संसाधनों की लागत उसमें शामिल होती है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर आपको जो है कोई प्रोग्राम करनी है तो प्रोग्राम में कितना लागत लगेगा उससे पहले एक लागत हम तय कर लेते हैं, कितना खर्चा यहाँ लगेगा, इतना खर्चा यहाँ लगेगा, वो पूरी जो लागत होती है पूरा जोड़ लेते हैं, तब पता चलता कि भैया इतना खर्चा होने वाली है। तो लागत यानी जो अमाउंट आपकी लगने वाली वही लागत है। ठीक है, तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे आपके सामने 50 क्वेश्चन, फिर इसके बाद 10 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, लेकिन कवर करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ताकि आप बोर भी ना हो और आप पूरा रिवीजन कर ले, अच्छे से मुलाकात करेंगे दोस्तों और आसान शब्दों को समझाएंगे। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।